दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी ऐसी जगह है जिसको खोजने के लिए कई लोगों ने जान लगा दी। उन्हीं में से एक है द सिटी ऑफ जी, जो ब्राज़ील के घने जंगलों के अंदर थी। ये शहर सोने से बना था और इसकी दीवारें चांदी से बनी थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी वैभवशाली थे और उन्हें कोई भी दुख नहीं था। उन्होंने कई तकनीकों का उपयोग उस समय किया था। रात्रि के समय चांद की जरा सी रोशनी इस शहर पर पड़ती तो पूरा शहर रोशनी से जगमगा जाता। आज हम इसी सच्ची कहानी पर बनी मूवी द लॉस्ट सिटी ऑफ जी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2016 में रिलीज़ की गई थी, जिसकी गूगल पर 79% और IMDb पर 6.6 रेटिंग है। तो आप अंत तक ये कहानी ज़रूर देखिए और ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत होती है 1905 से, जहां ब्रिटिश आर्मी के कुछ जवान आयरलैंड में जमा होते हैं। वे एक हिरन का शिकार करने की स्पर्धा रखते हैं। वे सब उस हिरन का शिकार करने के लिए अपने अपने घोड़े दौड़ाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए कोई मामूली शिकार नहीं था, बल्कि वो शिकार जश्न में आर्कीव फर्डिनांड, जो कि सेना के अध्यक्ष थे, उन्हें देना था। सब हिरन को मारने आगे बढ़ते हैं, पर जंगल का इलाका आते ही सब रुक जाते हैं। पर मेजर पर्सी फॉसेट वहां अंदर जाकर शिकार कर लेते हैं। वे बेहद ही बहादुर थे। उनकी एक पत्नी चीकी और एक छोटा बेटा जॉन भी था। रात होती है। मेजर फॉसेट और उनकी पत्नी चीकी जश्न में जाने के लिए तैयार होते हैं। मेजर को आशा थी कि उनको शायद इस शिकार के लिए मेडल मिल जाए। उनकी उम्र बढ़ गई थी और मेडल लेने का ये शायद आखिरी मौका था। मेजर फॉसेट और उनकी पत्नी जश्न में जाते हैं। सब लोग मज़े में डूबे हुए थे, पर मेजर फॉसेट की निगाहें सेक्रेटरी ब्रेसी पर थी कि कब वो उनको बुलाए। पर मेजर फॉसेट के कोई पूर्वज उच्च पदाधिकारी नहीं थे। केवल इसीलिए उन्हें कोई मेडल या शाबाशी नहीं मिलती शिकार के साहस के लिए। मेजर काफ़ी नाराज़ होते हैं, पर उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अगली सुबह जब मेजर फॉसेट अपने साथियों के साथ कुछ काम कर रहे थे, तब उन्हें बुलाया जाता है। उनके अध्यक्ष उन्हें कहते हैं कि मेजर, कल आपको लंदन जाना है, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में। आपको एक बड़ी खोज पर जाना है, जो बड़ा ही रोमांचक काम होगा। मेजर हाँ करते हैं और अगले दिन लंदन पहुंचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात RGS के प्रेसिडेंट जॉर्ज गोल्डी और सेक्रेटरी जॉन स्कॉट केल्टी से होती है। मेजर फॉसेट पहले यहाँ काम कर चुके होते हैं, जिसमें सरहद की मैपिंग करने में उनकी मास्टरी थी। जॉर्ज उन्हें बताते हैं कि बाल्विया और ब्राज़ील के बीच एक जंगल है, जहाँ पर रबर के काफ़ी सारे पेड़ हैं। दोनों देशों की उस इलाके की सीमा तय नहीं हुई है और कभी भी इस इलाके के लिए जंग छिड़ सकती है। वे दो देश नहीं चाहेंगे कि उनके पड़ोसी उनका नक्शा बनाए, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया है रेफरी के तौर पर। वो जंगल काफ़ी खतरनाक है। वहाँ मानवभक्षी और जानलेवा बीमारियाँ हैं। हो सकता है कि आप कई सालों तक वहाँ से वापस ना आ पाए, पर आप अगर ये काम कर लेंगे तो आपको मेडल के साथ सम्मानित किया जाएगा, ये जानते हुए भी कि आपके पूर्वज कोई हाई पोस्ट पर नहीं थे। मेजर फॉसेट ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे और वो इस साहस करने के लिए हाँ कर देते हैं। उन्हें कल्पना भी नहीं होगी कि इससे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फॉसेट इसके बारे में अपनी पत्नी से बात करते हैं। उनकी पत्नी चीकी उनको एक खुशखबर देती है कि वो माँ बनने वाली है। फॉसेट को पूरा परिवार छोड़ने का मन तो नहीं था। उन्हें पता था कि इस काम के पीछे सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, पर यह काम जरूरी था। इसलिए वे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर 1906 में एक जहाज़ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। जब वो सफ़र कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मेजर उस अनजान इंसान पर अटैक कर देते हैं, तो वो बताता है कि मेरा नाम हेनरी कॉस्टिन है। मैंने टाइम्स में आपका इश्तिहार देखा था। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं और आज से आप ही मेरे सब कुछ हो।
मेजर भी उनको अपने सफ़र में साथी बना लेते हैं। मेजर को एक तार में नए आदेश मिलते हैं कि वो वर्डेन नदी पर जाए और उसका स्रोत खोजे, जो कि बोलिविया और ब्राज़ील के बीच का अहम हिस्सा था। उनका सफ़र का रास्ता शुरू होने वाला था फजेन जैकोबिना से, जो कि एक रबर टाउन था। वो जंगल में बड़ी मुश्किलें से आगे बढ़ते हैं। मच्छर और सांपों के बीच रहना उनके लिए बेहद ही मुश्किल था। फजेन जैकोबिना एक खतरनाक जगह थी, पर उतनी ही वो सुंदर थी। मेजर और कोस्टिन चलते चलते इस शहर की बस्ती तक पहुंचते हैं। वे सब रबर को काला सोना कहते थे और उसी को बेचकर पैसे कमाते थे। वहाँ उनकी मुलाकात मैनली से होती है, जो एक सैनिक था और मेजर के साथ सफ़र में काम आने वाला था। मेजर को अब एक लोकल इंडियन आदिवासी गाइड की ज़रूरत थी, इसलिए वो बोरोन डी गोंडोरिज से मिलते हैं। उनकी रबर कंपनी थी और उन्होंने यहाँ के आदिवासियों को बंधक बनाए रखा था। वो उन्हें कुछ लोग दे देता है, ये शर्त पर कि मेजर उन्हें विश्वास दिलाए कि यहाँ जंग नहीं होगी और शांति से उसका धंधा बढ़ता रहेगा। वहाँ एक आदमी मेजर को कहता है कि आप जिस नदी में सर्वे करने के लिए जा रहे हो, वहाँ जाने वाला कोई वापस नहीं लौटा। पर मेजर उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। मेजर फॉसेट अपने साथियों को लेकर नाव नदी में रखते हैं और अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। उनके पास मिस्टर कोस्टिन जैसा वफादार दोस्त था, जिन पर उन्हें काफ़ी गर्व था। नाव आगे बढ़ती है तो उन्हें एक आदमी दिखाई पड़ता है। देखने में वो जर्मन लग रहा था। उसकी नाव की हालत देखकर किसी के हमले का शिकार हुआ मालूम पड़ता था। शायद वो मरा हुआ था। पर उसके पास मेजर पहुंचे उससे पहले ही आदिवासी तीर और बाण से हमला कर देते हैं। एक तीर मेजर के साथी की छाती चीर कर निकल जाती है। सब घबराकर पानी में कूद जाते हैं, पर वहाँ के नेटिव मेजर की छावनी पर तीरों की बौछार कर देते हैं। शायद वे जताना चाहते थे कि हम किसी के गुलाम नहीं। आदिवासियों के हमले से बचकर मेजर फॉसेट आगे बढ़ते हैं। उन्हें अब अंदाजा हो गया था कि ये जगह बेहद ही खतरनाक है। उनके होश तो तब उड़ जाते हैं जब उसका आदिवासी गाइड उन्हें कहता है कि झरने के उस पार घने जंगलों के बीच एक सोने का शहर है, जिसको ढूंढने कई गोरे आए, पर यहाँ से कोई वापस नहीं जा पाया। इस शहर की सभ्यता इंग्लिश से भी पुरानी है। मेजर को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि उनका एक बेटा हुआ है जिसका नाम ब्रायन रखा है, तो बेहद खुश होते हैं। पर वे बेहद अफसोस कर रहे थे कि वो अपना परिवार छोड़कर इस जंगल में फंस गए हैं, जहाँ सिर्फ बीमारियाँ और मौत है। उनका खाना खत्म हो गया था और सब भूख से मर रहे थे। उन्हीं का एक साथी बचे हुए खाने के लिए बगावत भी कर देता है। मेजर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, पर जैसे रात खत्म होकर सूर्य निकलता है, वैसे ही उनकी जिंदगी में भी आशा आई। जब उन्हें झरना दिखा, वे उस नदी के स्रोत तक पहुंच गए थे, जहां आज तक कोई भी गोरा नहीं पहुंच पाया था। मेजर एक जंगली सूअर को देखते हैं और उसका शिकार करते हैं। वे खुश हो जाते हैं कि शायद परमात्मा भी उन्हें भूखा रखना नहीं चाहता। पर मेजर के होश तब उड़ जाते हैं जब उन्हें जंगल में मिट्टी के कुछ बर्तन मिलते हैं, जो साफ सबूत थे कि यहाँ पहले भी बस्ती थी और शायद वो सोने का शहर भी मौजूद है। मेजर अपने साथियों के साथ ट्रेन से उतरते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। सब लोग उनके इस अभियान की ही बातें कर रहे थे, क्योंकि इतनी दूर तक पहुंचने वाले वे पहले गोरे थे। इसी खुशी में मिस्टर जेम्स मरी एक जश्न का आयोजन करते हैं। वे खुद एक बायोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर थे। मेजर फॉसेट गए तो नक्शे के काम से थे, पर मिट्टी के बर्तनों ने उनकी दिलचस्पी बना दी थी उस सोने के शहर को खोजने की। मेजर लोकल आदिवासियों से हमदर्दी रखते थे, जो कि कुछ बिजनेसमैन को पसंद नहीं थी। वो उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहते थे। मिस्टर मरी मेजर को बताते हैं कि लोग आपका भाषण सुनना चाहते हैं रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में, तो मेजर हाँ कर देते हैं। मेजर फॉसेट अपने सफ़र के बाद पहला भाषण आरजीएस में सबके बीच में देते हैं। वो कहते हैं
कि वहाँ पर एक सोने का शहर भी छिपा हुआ है। हम वापस जाएंगे और उसे खोज निकालेंगे। उनकी सभ्यता हमसे भी पुरानी है और हमें अहम छोड़कर ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर जब कुछ लोग इस बात को केवल कहानी बोलकर मजाक उड़ाते हैं, तो मेजर जंगल से लौटने के बाद स्टडी के दौरान मिला एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जो उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में मिला था, जो कन्क्विस्टाडोर के ज़माने का था, जो 1753 में एक पोर्टुगल सैनिक ने लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि हम लोग यहाँ एक पुराने शहर के खंडर में पहुँचे हैं जहाँ काफ़ी सारा सोना है, सड़कें हैं, मंदिर है और जहाँ प्राचीन प्रतीक बने हुए हैं। मेजर फॉसेट उसको जी नाम देते हैं, जो मानव इतिहास का खोया हुआ लास्ट पहलू था। मेजर के साथ मिस्टर मरी और कोस्टिन इस सफ़र पर जाने के लिए तैयार होते हैं। मेजर फॉसेट दोबारा उस जंगल में जाने के लिए तैयार थे। उनकी बीबी चीकी इस बार उनके साथ जाना चाहती थी, पर मेजर उसको समझाते हैं कि वहाँ एक एक कदम पर खतरा है। जहरीली मधुमक्खी और सांप जब काटते हैं तो खून की उल्टियाँ होती है, जिसमें तुम्हारा काम नहीं है। फिर चीकी थोड़ी बहस करके समझ जाती है। मेजर फॉसेट अपने साथियों के साथ फिर से उस सफ़र पर निकल पड़ते हैं। वे उत्साह से आगे बढ़ रहे थे, पर मधुमक्खियों ने उनको परेशान करके रखा था। मिस्टर मरी बहुत थक गए थे और जैसे तैसे करके इस सफ़र का रास्ता काट रहे थे। वे नाव में बैठकर आगे बढ़ते हैं, पर फिर से वहाँ के लोकल इंडियन उन तीरों से हमला कर देते हैं। पर मेजर इस बार भागते नहीं, वो सोल्जर ऑफ द क्वीन धुन को गाने लगते हैं। यह धुन सुनकर वे हमला बंद कर देते हैं, क्योंकि मेजर ने इस बार इन आदिवासियों का इतिहास पढ़ लिया था। वो मेजर और उनके साथियों को अंदर बुलाते हैं। पहली बार मेजर फॉसेट इन लोगों के कबीले में आए थे। वहाँ पर मिस्टर मरी की हालत ख़राब हो जाती है और उनको डर लगने लगता है, क्योंकि वे एक मरे हुए इंसान को पकाकर खा रहे थे। पर मेजर बताते हैं कि वो उन्हीं का भाई है। वे मानते हैं कि अगर किसी के मरने के बाद उन्हें खाया जाए तो उसकी आत्मा खाने वाले को मिल जाएगी। मेजर कबीले के प्रमुख से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ एक शहर की खोज में आए हैं जो पूरा सोने से बना है। पर कबीले वालों ने अभी तक वो शहर देखा नहीं था, केवल बातें सुनी थी। तो वो मेजर को बताते हैं कि आप नदी में सीधा चले जाइए, जहाँ कुछ लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। जंगल में रहने वाले ये लोग बाकी की दुनिया के लिए आदमखोर और दुष्ट थे, पर उनके पास कई तकनीकें थी जो हम सोच भी नहीं सकते। वे कुछ औषधियों को पीसते और जब उसको पानी में डालते तो मछलियाँ आ जाती और उसको छूते ही बेहोश हो जाती, और इससे वे अपना पेट भरते। पूरी दुनिया उन्हें जंगली कहती है और वे जंगल में खेती करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। अगली सुबह होती है तो मेजर अपने साथियों के साथ कबीले से निकलते हैं। उन्हें मिस्टर मरी सोए हुए मिलते हैं। मरी बहुत थक गया था, वो पूरी टीम का खाना भी खा गया था। मेजर फॉसेट उसको कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, हम यहाँ अपना परिवार छोड़कर आए हैं और किसी एक के कारण हम सफ़र नहीं रोक सकते। वे जैसे तैसे करके मिस्टर मरी को राफ्ट पर पहुँचाते हैं, पर राफ्ट का संतुलन बिगड़ जाता है। मरी के कारण काफ़ी सारा खाना पानी में गिर जाता है। मेजर बड़ी मुश्किल से मिस्टर मरी का हाथ छुड़वाते हैं, राफ्ट और बचा हुआ खाना बचा लेते हैं। बाकी के साथी तैरकर किनारे पर पहुंचते हैं। जेम्स मरी के पैर में चोट लगी थी, वो हिम्मत हार चुका था और उसी की वजह से पूरी टीम एक हफ्ता पीछे चल रही थी। इसको देखते हुए मेजर फॉसेट डिसीजन लेते हैं। वे मरी को एक घोड़ा, जितना आ सके उतना सामान और एक गाइड भी देते हैं, जिससे वो दक्षिण की ओर माइनिंग कैंप पर जाए और आराम करे। मिस्टर फॉसेट को कुछ कलाकृतियाँ दिखती है। उन्हें लगता है कि वो अब सिटी जेड के नज़दीक है, पर उनके साथी अब वापस घर जाने की बात कर रहे थे, क्योंकि उनके पास खाना ही नहीं था। इसी कारण वे इंग्लैंड वापस आने का निर्णय लेते हैं। मेजर अपने घर आते हैं। उनकी एक छोटी बच्ची भी हुई थी। जैक और ब्रायन भी बड़े हो गए थे। मेजर ने कई साल उस जंगल में बिता दिए थे, उस सोने की शहर की तलाश में, पर वे असफल रहे थे।
पर उन्हें पूरा भरोसा था कि एक दिन वो उसे खोज निकालेंगे और दुनिया की तकियानुसी बातों को गलत साबित कर दिखाएंगे। मेजर फॉसेट एक सुबह अपने दो साथियों के साथ रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में हेडक्वार्टर पर पहुंचते हैं। वहां मिस्टर जेम्स मरी भी शामिल थे। दरअसल जेम्स मरी ने मेजर फॉसेट और उनके साथियों पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उसे मरने के लिए जंगल में अकेला छोड़ दिया, और इस बात को वे स्वीकार करें और मेजर फॉसेट खुद अपनी पत्नी चिकी के सामने मुझसे माफ़ी मांगे और स्वीकार करे कि वहाँ कोई सोने का शहर नहीं। मेजर फॉसेट इस पर कहते हैं कि हमने तुम्हें सबसे ज़्यादा खाना दिया और घोड़ा दिया। हम सिटी जी तक पहुँचने वाले थे पर तुम्हारी वजह से नहीं पहुँचे, और माफ़ी तो मैं मांगूंगा पर तुमसे नहीं, मेरे साथियों से, कि तुमको साथ लेकर मैंने गलती कर दी। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम अकेले ये काम पूरा करेंगे। मेजर इतना बताकर आरजीएस से इस्तीफ़ा देने की भी बात कर देते हैं और ऑफिस से निकल जाते हैं। मेजर अपने घर आते हैं तो उनकी पत्नी बताती है कि एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि ऑफ ड्यूटी के सारे जवान जल्दी से वॉर ऑफिस में नाम दर्ज कराए। मतलब साफ था, वर्ल्ड वॉर होने वाला था। ये सुनने के बाद मेजर का बड़ा बेटा जैक मेजर को बोल देता है कि डैड, आप अभी जंगल से आए हैं, क्या फिर से चले जाएंगे? आप अमेजोन में नाकाम रहे और ना ही आप अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा पाए। इस बात से मेजर गुस्से में आकर जैक को तमाचा मार देते हैं पर अफसोस भी जताते हैं। मेजर फॉसेट अपनी सेना के साथ कई सालों तक दुश्मनों से भिड़ते रहे। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। तभी मिस्टर कोस्टिन वॉर ग्राउंड पर आते हैं और मेजर से कहते हैं कि हमने रसिया से एक स्पिरिचुअल लेडी को बुलाया है, वो आपका भविष्य बताएगी। मेजर फॉसेट भी मन हल्का करने वहाँ चले जाते हैं और अपना हाथ उस महिला को दिखाते हैं। वो महिला उनको कहती है कि मुझे लगता है कि आप एक खोजकर्ता है और एक जंगल का ख्वाब देख रहे हैं। आप ज़रूर उस चीज़ को खोज लेंगे। आपको जो स्वप्न में दिख रहा है उससे आप धोखा मत खाइए, क्योंकि उससे वो चीज़ कई गुना ज़्यादा है, जहाँ पर कई सारे लोग हैं। उस रूहानी दुनिया की आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की है। मेजर को यह सुनकर आश्चर्य होता है, पर उनके पास समय नहीं था। वे अपने सैनिकों को आत्मविश्वास से भर देते हैं। जंग शुरू हो जाती है और सब हमला बोल देते हैं, पर दुश्मन क्लोरीन गैस के गोले फेंकने लगता है। कई मौतें होती है। मेजर भी घायल हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तब वे एक हॉस्पिटल में थे। जंग में मेजर फॉसेट की टुकड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ था, पर वो एक ही टुकड़ी वहाँ से भागी नहीं थी। इसलिए मेजर फॉसेट को लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाता है। मेजर को बेहद अफसोस था कि वे अब कुछ समय के लिए अमेजोनिया नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनकी आंखों में क्लोरीन गैस की वजह से भारी नुकसान हुआ था। इस घटना को कई साल हो गए थे। मेजर फॉसेट ठीक हो गए थे। उनकी तारीफ पूरे अमेरिका में होने लगी थी। साउथ अमेरिका में मेजर की खोज के बाद कई लोग अब उस शहर की तलाश में जा रहे थे। मेजर एक सुबह अपने बेटे जैक के पास जाते हैं जब जैक शिकार कर रहा था। फॉसेट जैक के पास बैठते हैं और जैक को एक माला देते हैं जो उनको एक कबीले के सरदार ने तोहफे के तौर पर दी थी। जैक मेजर फॉसेट को तब कहता है कि हमने इंडियन को कम समझा, हमें वापस दोबारा उस शहर को खोजने जाना होगा। अमेरिकी वहाँ हथियार लेकर जा रहे हैं और वो उन आदिवासियों के लिए खतरा साबित होगा। हम बाप और बेटा मिलकर उस सिटी जी को खोज निकाल लेंगे। मिस्टर फॉसेट जाना नहीं चाहते थे, पर जैक का जुनून देखकर वो भी जाने का सोचते हैं। जैक अपनी माँ से अनुमति लेने में कामयाब हो जाता है। मेजर फॉसेट मिस्टर कोस्टिन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर कोस्टिन के छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए वो मना कर देता है। पर उन्हें पूरा यकीन था कि फॉसेट का जी को ढूंढने का सपना पूरा होगा। फॉसेट एक प्रेस मीटिंग में अनाउंस करते हैं कि वो और उनका बेटा जैक जी को खोजने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका के कुछ अखबार और आरजीएस उनको आर्थिक मदद करने वाली थी। फॉसेट वहाँ एक होका यंत्र देते हैं और कहते हैं कि हम जी पहुँच जाएंगे तभी ये आपको किसी के जरिए भेजेंगे, आप समझ जाना। फॉसेट और जैक अपने परिवार से विदाई लेते हैं
और निकल पड़ते हैं उस सोने के शहर की तलाश में जिसने इतने सालों तक उनको चैन से सोने नहीं दिया था। मेजर फॉसेट जैक और कुछ साथियों के साथ 1925 में जंगल में पहुंचते हैं। वे नाव से अब उस झरने की ओर बढ़ रहे थे। मेजर अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखते हैं कि मेरी प्यारी चिकी, जी पहुंचने से पहले ये मेरा आखिरी पत्र होगा। हम एमेजोनिया पहुंच गए हैं। जैक बहादुरी दिखा रहा है। हमारे कुछ साथी वापस जाना चाहते हैं जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हम आज इंडियन के कबीले तक पहुंच गए थे। उन्होंने हमें एक ऐसी गुफा के बारे में बताया है जिसके बारे में इस कबीले के बाहर कोई नहीं जानता। उन्होंने बताया है कि वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान है जहाँ इंसान और घोड़ों के चित्र बने हुए हैं। हो सकता है वो जी तक जाने का रास्ता हो या उसका प्रवेश द्वार। कबीले के सरदार हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और ये बार बार मुझे याद दिला देते हैं कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। हमें यकीन है कि हम उस प्राचीन सभ्यता तक 1 महीने के अंदर पहुंच जाएंगे। अभी तक हमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं आई, पर हाँ, यहाँ काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ हैं जो रात दिन हमारा खून पीती रहती है। वे सुई की नोक जितनी छोटी है जो मच्छरदानी से भी बाहर निकल जाती है। हमने यहाँ 65 फीट लंबा एंडाकोंडा, 6 फीट बड़ी मकड़ी और 2 नाक वाला एक कुत्ता भी देखा है। मेजर अपने बेटे जैक के साथ जंगलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर थोड़ी ही देर बाद एक आदिवासियों का ग्रुप उनके सामने आ जाता है। मेजर को अच्छी तरह पता था कि अब क्या करना है, तो वो अमीगो अमीगो बोलते हैं, जिससे वो आदिवासियों से अक्सर संपर्क किया करते थे। पर इस बार कहानी पलट जाती है और पता नहीं क्यों वे लोग हमला कर देते हैं। फॉसेट और जैक वहाँ से भागते हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए, और पीछे से तीर और कुल्हाड़ियों की बारिश हो रही थी। थोड़ा भागने पर दूसरे कबीले वाले आ जाते हैं। वे सामने वाले को मारते हैं और वे भाग जाते हैं, पर जैक और फॉसेट को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं। फॉसेट को यकीन था कि वो उन्हें मारेंगे नहीं। वे दोनों को पकड़कर कुछ पिलाते हैं जिससे दोनों बाप बेटे धीरे धीरे बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उनका क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला। मूवी के अंत में फॉसेट की पत्नी सर जॉन से कहती है कि कल मुझे एक आदमी मिलने आया था। वो ब्राज़ील का था। उसने जैक और फॉसेट को इंडियन के साथ रहते हुए देखा है। उसका दावा था कि वे दोनों जेड सिटी तक पहुंच गए हैं। तो सर जॉन कहते हैं, आपके पति और बेटे को यहाँ से गए कई साल हो गए हैं। हमने कई सारे आदमी उनको ढूंढने के लिए भेजे, पर उनकी कोई खबर नहीं मिली। फॉसेट की पत्नी उन्हें वो कंपास देती है जो उसे उस आदमी ने दिया था। सर जॉन को भी याद आता है कि फॉसेट ने भी कहा था कि जब वे जी को ढूंढ लेंगे तभी ये कंपास निशानी के तौर पर भेजेंगे। फॉसेट की पत्नी की मृत्यु 1954 में हो गई और तब तक वो फॉसेट के वापस आने की प्रतीक्षा करती रही। फॉसेट को ढूंढने के लिए कई टुकड़ियां गई, पर उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अब इस पर कई सारी थियरीज है। कई लोगों का कहना है कि फॉसेट भूख की वजह से मर गए या फिर पानी में डूबकर, पर फॉसेट को तैरना आता था और वे अपने साथ भारी मात्रा में खाना लेकर गए थे। कई लोगों का कहना है कि उनको वहाँ की जनजातियों ने मार डाला, पर क्या उन्होंने उन सैकड़ों लोगों को भी मार डाला जो फॉसेट की तलाश में गए थे? सबसे रोमांचक थियरी यह है कि फॉसेट को सिटी जी मिल गया था और वे सब वहीं रहने को तैयार हो गए, क्योंकि वो दिव्य शहर था ही ऐसा कि किसी को वापस आने का मन ही ना करे। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं और वीडियो आपके लिए लाऊं। और फॉसेट के साथ क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।